हालांकि मैंने बीच में शुरू किया था, मैं शुरू से शुरू करना चाहिए, लेकिन जहाँ से सिंपल लगा वहाँ से शुरू करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास का जो जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास के जनक के बारे में सबसे पहले कहता है हेरोडोटस जो थे, इनको इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और 5वीं शताब्दी में हिस्टोग्राफ यानी कि पुस्तक आई थी हेरोडोटस की। और इतिहास के जो इनके काल होते हैं 3 कालों में विभाजित किया जाता है, जब प्राग इतिहास हुआ और इसके अलावा आदि इतिहास हुआ और इतिहास हुआ। ये 3 स्रोत हैं इसके, जिसमें उसके स्रोतों के बारे में जानकारी जो भी मिलती है वो इनमें सम्मिलित की जाती है और आगे अध्ययन करते हैं। जैसे आगे इतिहास में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा रहा है, और आरंभ षष्ठी के आरंभ में सिंधु सभ्यता प्राग इतिहास में भी आ रही है। और इतिहास में क्या क्या आ रहा है इतिहास में, तो इसमें अभी कुछ देर रखा है, जैसे वर्तमान, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का। अब पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण काल में देखो ये काल, तो इस काल में क्या क्या है वो चीज़ देख लेते हैं, बाकी चीज़ कोई मतलब नहीं। जैसे भारत में बोरी महाराष्ट्र नामक स्थान पर 14 लाख से ले 6 वर्ष पुराना है। और इसके अलावा और इसमें देखते हैं, और इसमें प्रश्न दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आता प्रापाषाण काल। प्रापाषाण 5 लाख वर्ष पुराना है। मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पुराना है। और नव पाषाण काल 6,000 से लेकर 4,000 वर्ष पुराना है। वहीं धातु काल है 4,000, मतलब तांबा जो युगीन है। फिर उसके बाद में आता है कांस्य युगीन, फिर लौह युगीन, सभ्यता के बारे में रखा है। अब बात करते हैं प्रापाषाण। प्रापाषाण में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ आती हैं। इसमें देखते हैं पाकिस्तान में सोन घाटी, भारत में कश्मीर घाटी, और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, महाराष्ट्र में नवेसा। ये जगह हैं जो इसमें आ रही है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में रेनगुट्टा और पैत्याचेली इसी काल में। और इस काल में प्राप्त पाषाण उपकरण अनगढ़, अपृष्ठकृत व खुदरे व भारी और आखेट सामग्री मिलती है। भीमबेटका में उनके रहने के स्थान मिलते हैं। भीमबेटका 3 कालखंडों में विभाजित है। यहाँ पर मनुष्य की चित्रकारी मिलती है और 3 कालखंडों में इसका व्यवहार मिलता है। और बैत्याचली से हड्डियों के उपकरण के मिले हैं, जिनसे हड्डियों से उपकरण बनाए गए होंगे मिले। और मध्य पाषाण काल में बात करते हैं, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य ने यहाँ आखेट और खाद संग्रहण करना सीख लिया था। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिला है, जो बगौल नाम का स्थान है वो राजस्थान से मिला है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है, और सराय हार और मद्धा ये उत्तर प्रदेश से मिला है। इन दोनों स्थलों से पशुपालन के अवश्य जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा स्थान वहाँ से ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। नवपाषाण काल की बात कर लेते हैं। नवपाषाण काल आकाट और खाद्य सामग्री मनुष्य करने लगे थे। इसके अलावा आगे की जानकारी हो गई थी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे की जानकारी कब हुई थी, नवपाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हो चुकी थी मतलब। और इसके अलावा नवपाषाण की विशेषता क्या है, यहाँ पर चौक का उपयोग किए जाने लगे थे। और अपरिष्ट दूषण मृदभांड इस काल की विशेषता है, जो कि लगभग हर स्थान पर मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ स्थान है जो मिलते हैं, जिसमें बुर्ज देख लेते हैं। बुर्ज ये कश्मीर स्थित है और यहाँ पर वृत्त आवास के परिणाम मिले हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, यहाँ पे गेहूँ जो कि खेती के प्राचीन में साथ मिलते हैं, और 6,000 वर्ष पुराना है। इसके अलावा पर्डी हवा जो कि इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर चावल के खेती साक्ष्य मिले हैं। ये पूछा जाता है चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पर्डी हरा। तो नवदा टोली ये एक गुजरात महाराष्ट्र में स्थित जगह है, और यहाँ पे अनाज के परिणाम मिलते हैं। और चिरौंद बिहार में, यहाँ से हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। धातु युग 4,000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। और इसमें है जो मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग किया था वो तांबे का उपयोग किया गया था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। और इसमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी, उनका उदय हुआ था। तो वो देख लेते कौन कौन सी संस्कृतियों का उदय हुआ है। आहार संस्कृति है जो कि 2800 से लेकर 1500 तक। कायथा है जो कि 2400 से लेकर 1700 तक। सालवादा है 2300 से लेकर 2000 तक। प्रभास है 2000 से लेकर 1400 तक। मालवा संस्कृति है 1900 से लेकर 1400 तक। रंगपुर है जो कि 1700 से लेकर 1400 तक। और ज्वारा संस्कृति है 1500 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक। भारत में लोहे का प्राचीन वसाहत अतरंजी खेड़ा तो मिलता है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा के पास में है, जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत में जो इतिहास जानने के स्रोत होते हैं वो अलग अलग स्रोत होते हैं। जैसे कि हम इतिहास में कोई भी चीज़ होती है उसे कैसे प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि आप कहीं गए होंगे, किला देखा होगा, आपने किसी की लिखी हुई किताबें देखी होंगी। इसके अलावा अभिलेख आपने देखा होंगे, पत्थर बहुत सारी चीज़ लोग लिखते थे वो रहते हैं। इसके अलावा उनकी मुद्रा भी रहती हैं, और स्मारक या भवन जो भी रहे होंगे वो सारी चीज़ें बनती हैं। और कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ रहती हैं। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत में बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत में पहले आते हैं धार्मिक स्रोत।
धार्मिक साहित्य में आते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ये तीनों साहित्य जो कि इतिहास जानने के स्रोत में आते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक स्रोत में एक आता है, फिर धार्मिक स्रोत होगा, दूसरा हो गया ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में समसामयिकली घटना आती हैं, और तीसरा होता है इसमें विदेशी यात्रियों को विवरण। विदेशी यात्रियों में देखो रोमन, चीनी, अरबी, ये 3 लोग होते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये आपने पढ़ा होगा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा था। और इसके अलावा कुछ और लोग आ गए थे, उनके बारे में जानकारी पड़ेगी। ऐतिहासिक साहित्य में जैसे कि उनकी किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, किताबों से मतलब इतिहास में उन्होंने क्या क्या किया, क्या भवन वगैरह बनाए थे। और विदेशी यात्रियों में देखा कि देखो हर्षवर्धन के समय में हैसांग था। इसके अलावा बाणभट्ट था। तो इन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और इसमें अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अभिलेख मुद्राएं। अब देखो साहित्यिक स्रोत पर आ रहा ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। देखो ब्राह्मण साहित्य में 4 चीज़ों की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण मतलब इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक अंत वेद आते हैं। वेद में देखें क्या क्या वेद आते हैं इसमें। प्राचीनतम ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद सार्वभौमिक, अनंत और अपरुष और शाश्वत और देवी कहे जाते हैं। वेदों के संकलनकर्ता श्री कृष्ण द्वापायन भी कहते हैं, इनको अपरुष भी कहते हैं, जिन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। वेदों में आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की प्रतिपादन मिलता है। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, फिर सामवेद, अर्थवेद और अथर्ववेद। देखो ब्राह्मण साहित्य में ये हो जाएगा। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य में आगे चलते हैं। तो इसमें ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद एक प्रधान ग्रंथ है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 102 सूत्र हैं और ऋचाएँ इसमें 10,462 है। पहला और 10वां मंडल इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया था, और जबकि दूसरा और 7वां ये सबसे प्राचीन मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और जो 9वां मंडल है ऋग्वेद के सोम देवता को समर्पित है, जो कि वनस्पति के देवता थे सोम देवता। इसके 10वें मंडल में जो था सबसे बाद में जोड़ा गया था, उसमें पुरुषसूत्र मिलता है। पुरुषसूत्र में क्या है, ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 3 वर्णों का उल्लेख अन्य मंडलों में मिलता है, लेकिन शूद्र शब्द का सर्वप्रथम 10वें मंडल के पुरुषसूत्र में हुआ है। देखो किसका हुआ है, शूद्र शब्द का। बाकी 4 वर्ण, 3 वर्ण जो होते हैं वो अन्य मंडलों में मिल जाते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संस्तुति की गई है इंद्र की गई है। इंद्र के लिए 250 सूत्र हैं। इसको प्रंदर्भ कहा जाता है, मतलब किलों को जीतने वाला। ऋग्वेद की अधिकांश बातें हैं ईरानी धर्म ग्रंथ अवस्था से मिलती हैं। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद की अधिकतर बातें कौन से धर्म से मिलती हैं, तो अवस्था धर्म से मिलती हैं। इंद्र के लिए कितने सूत्र, 250। ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वालों क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद भी होता है, वो भी आएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी की बात की गई है, जो कि 36 बार की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है यही। और 1 बार गंगा का और 3 बार यमुना का। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। देखो जो ऋग्वेद का होत्र होता है उसे होता कहते हैं, और उपवेद होता है आयुर्वेद। इसका जो प्रवर्तक है प्रजापति ब्रह्मा है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद सामवेद किस चीज़ का है, गायन से संबंधित है, और इसमें कुल 154 सूत्र हैं और 75 इसके अतिरिक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसमें आगे देखते हैं, ये भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसका जो पुरोहित होता है, जो उसको कहते हैं उद्गाता, उसका होत्र उसको कहते थे, उसका पुरोहित था होत्र, इसका था उद्गाता। उसका तो प्रजापति ब्रह्मा जो उपवेद के, और जो आयुर्वेद थे इसका उपवेद है गंधर्व के हैं नारद जी। अब आता है आयुर्वेद का शब्द होता है यज्ञ से, मतलब यज्ञ नियम विधियों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये पद और गद्य में दोनों में लिखा गया है। आयुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करता है अथर्वण करता है, जो इसका पुरोहित है। इसके 2 भागों में कृष्ण आयुर्वेद, शुक्ल आयुर्वेद। आयुर्वेद का एक उपवेद होता है, इसे धनुर्वेद कहते हैं, और धनुष विद्या सबसे ज़्यादा कौन जानता था, विश्वामित्र जानते थे, इसलिए उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की थी अथर्व ऋषि या अंग ऋषि ने के द्वारा की गई थी। इसे अंगीकार वेद भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे ब्रह्मवेद और वैजस वेद भी कहा जाता है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, लौकिक जीवन से संबंधित विषयों की जानकारी मिलती है।
इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। और इसका एक उपवेद होता है शिल्प वेद। शिल्प मतलब घरों को बनाने वाला कौन था उस समय कर विश्वकर्मा। तो ये विश्वकर्मा के बारे में बताएं। लौकिक जीवन के वर्णन के कारण अथर्ववेद को वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। मतलब जो 3 वेद होते हैं इसको वेद त्रय भी नहीं लेते अथर्ववेद को। और 3 वेद में कौन कौन से आते हैं? सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है और ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद संहिता को संहिता भी कहा जाता है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ये वेदों की गद्य में लिखी टीका है। इसमें वेदों के विभिन्न मंत्रों का उपयोगिता अर्थ को समझाया गया है। इनका मूल विषय यज्ञ कर्म कांड है। ये विभिन्न वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ इस प्रकार हैं। देखो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पैंतड़े और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद का है पंच, षट, जैमिनी, ये 3 है। यजुर्वेद का सत और तैत्तरीय। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ग्रंथ इनके। इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं जिन्हें वन में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग कर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथ उनसे अलग कर दिया था और इस प्रकार ये वेदों की रचना आरण्यक ग्रंथ प्रकार से हुई। ऋग्वेद में जैसे कौन कौन से आरण्यक आ जाएंगे? ऐतरेय और सांख्याम। सामवेद में तलवालकर और यजुर्वेद में बृहदरी और मैत्रेयी। और इसके अलावा अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक है? तो नहीं है। उपनिषद मतलब होता क्या है? गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा लेना, इसे कहते हैं उपनिषद। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहे जाते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें आर्यों की दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है जिनमें 12 आदि गुरु की शंकराचार्य ने टीका लिखी है। सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद जिसमें 16 संस्कारों को वर्णन मिलता है। इसके अलावा सबसे छोटा है मुंडको उपनिषद जिसमें हमारे एक राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसी उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता का कंठोपनिषद से मिलता है। कंठोपनिषद यम नचिकेता और चारों आश्रम का जो उल्लेख मिलता है जावा उपनिषद मिलता है। और छंदोपनिषद एक कृष्ण का मिलता है। और श्वेताश्वर जो उपनिषद है उससे भक्ति का संदेश मिलता है। अब आते हैं वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? ये वेदों के सार होते हैं और इनकी सहायता से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना सरल, स्पष्ट और इनकी बना रहता है। और इनकी संख्या 6। देखो सबसे पहले आती है क्या? किताब के बाद आती है गाइड के बाद आती है कुंजी। तो बस यही है, पहले वेद आ गया, वेद का उपनिषद आ गया, उपनिषद का वेदांग आ गया। तो बस ये रखना है। किताब थी भैया वेद थे, फिर गाइड आई, गाइड हो गई उपनिषद, फिर उसके बाद कुंजी आई, कुंजी होगी वेदांग। इससे अच्छा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो इनको इसी क्रम में सीखना है। अब देखो शिक्षा है ना, ये इसके वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। और देखो जो कल्प है, कल्प को कौन से? योग सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। अब देखो ये सूत्र है, ये विधि विधान वाला है। ग्रह सूत्र गृहस्थाश्रम से और धर्म सूत्र सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। ये 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। एक बार याद कर लो वेदांग कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और कल्प में 3 भाग होते हैं। कल्प में पहला होता है स्रोत सूत्र, फिर होता है ग्रह सूत्र, फिर होता है धर्म सूत्र। यज्ञ विधि विधान का और गृहस्थ जीवन का ग्रह सूत्र में और धर्म सूत्र का सामाजिक व्यवस्था में मिलता है। और वर्णावस्था का भी उल्लेख मिलता है। अब देखो स्मृतियाँ कौन कौन सी स्मृतियाँ मिलती हैं? धर्म सूत्रों की व्याख्या स्मृतियाँ कहलाई जाती हैं। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। वास्तव में हिंदुओं के जीवन के यापन संबंधित समस्त नियमों विनियमों का उल्लेख स्मृतियों में मिलता है, इसलिए इन्हें हिंदू विधि ग्रंथ भी कहा जाता है। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन है मानी जाती है। इसके बाद में याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई। अब आते हैं दार्शनिक ग्रंथ। दार्शनिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इनकी संख्या 6 मानी गई है। जैसे सांख्य का कौन है? कपिल है। योग के पतंजलि हैं। जो लिखे थे उनकी मतलब देखो जो दर्शन लिखे गए थे, दर्शन का कोई भी तो किसी ने तो लिखा होगा, तो उनके बारे में गाए। देखो सांख्य किसने लिखा था? कपिल ने लिखा था। योग लिखा था पतंजलि ने। हाँ, पतंजलि कौन थे? पतंजलि का एक और है, ये महाभाष्य नाम से आपने सुना होगा। ये आप आगे पढ़ेंगे पतंजलि के बारे में। न्याय है महर्षि का और
वैश्विक दर्शन है कणाद का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, उत्तर मीमांसा वैदरायणी या फिर वेद व्यास का। उपरोक्त दर्शनों में कपिल मुनि द्वारा लिखित सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है सांख्य दर्शन, किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। फिर आते हैं पुराण। अब पुराणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। आपने देखा होगा जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उसमें 18 पुराण मिलती हैं। और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें 7 मान की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण है जिसमें मनों की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण है जिसमें कुत्तों की जानकारी मिलती है। फिर आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण महाभारत दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। इन दोनों महाकाव्य का रचना काल का विषय विवाद है। फिर आता है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। इसमें श्लोकों की संख्या 6000 से अधिक है। इससे बढ़कर के 24,000 हो गई है। इस संस्कृत भाषा में लिखित पहला ग्रंथ था। रामकथा पर आधारित और अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया था। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ये अवधी भाषा में लिखा गया था। और एक होता है विष्णु रामायण, जिसे आदि रामायण भी कहता है। प्रश्न पूछा जाता है विष्णु रामायण कौन सी रामायण है, तो आदि रामायण है। फिर आता है महाभारत। महाभारत को जय संहिता कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है महाभारत को क्या कहते हैं, तो जय संहिता कहते हैं। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। 8,800 श्लोक हैं वर्तमान में। और इसके अलावा इसमें वर्तमान में इनकी संख्या 1,00,000 हो गई है जो श्लोकों की बढ़ करके। और 18 पर्व हैं। गीता महाभारत का ही भाग है जो 20 पर्व के अंतर्गत आता है। जो गीता है वो पूछा जाता है किस पर्व के अंतर्गत है, भीष्म पर्व के अंतर्गत है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य देखो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इनको त्रिपिटक कहा जाता है। जैसे सुत्तपिटक इसमें महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेशों की जानकारी मिलती है। भिन्न पिटक है उनमें भिक्षुओं के नियमों की जानकारी मिलती है। और अब्दप्रथम में दार्शनिक विवेचना की जानकारी मिलती है। और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं अब त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं जैसे बौद्ध ग्रंथ मिलित बंधु और दीपवंश महावंश। कुछ जातक कथाएँ जो कि महात्मा बुद्ध के पूर्व की जन्म कथा है, जिनकी संख्या 549 है। और संस्कृत में बौद्ध साहित्य की रचना हुई है जिसमें महावस्तु ललित विस्तार प्रमुख है जो महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य जिनको आगम कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण उनके अंग होते हैं। और इसमें जैन ग्रंथों में भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र की रचना कौन सी भाषा में की गई है, ये संस्कृत भाषा में की गई है। इसके अलावा वशिष्ठ पर्वत, भगवती सूत्र, कालका पुराण ये भी जैन साहित्य के ग्रंथ हैं। और इसके अलावा ऐतिहासिक संप्रदाय की साहित्य के अंतर्गत देख लेते हैं जो कि बहुत सारे राइटर रहते हैं जो जैसे कि अर्थशास्त्र किसका है, जो कि कौटिल्य का है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा लिखे गए 6,000 श्लोक हैं और मरवंश की जानकारी है। मुद्रा राक्षस ये एक किताब है विशाखा दत्त की। इसके अलावा रायतंगनी जो कश्मीर के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा मुद्रा राक्षस मौर्यों की जानकारी मिलती थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, इसमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो चंद्र प्रदाय जो लिखते एक पुस्तक है तो पृथ्वीराज विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा कामदेव चरित्र जो बुल्हन के द्वारा लिखा गया है और चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी यात्राओं के विवरण में सबसे प्रथम विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण देखते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से लेखक आते हैं। तो इसमें यूनानी लेखकों में देखें तो देखो टेरियस के बाद में हेरोडोटस, मेगनिस्थिस। ये ईरानी राजव्यता टेरियस और भारत के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। हेरोडोटस आया था, इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। भारत और फारस के बीच के संबंधों की चर्चा की है। मेगनिस्थिस आया था, इसे यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन के नगरी प्रशासन की जानकारी देता है। इसके अलावा टॉमली आया था, इसने भारत का भूगोल लिखा था। प्लिनी आया था जिसने नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी थी। इस किताब में पशु पक्षी और पेड़ पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी लेखक आए कुछ, जिसमें चीनी लेखकों फयान, हैसांग और सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय समय इसने एक किताब लिखी थी खोयो की। और ये इसमें साथ में ही समकालीन शासक थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हैसांग जो कि आया था कंदोनदास हर्षवर्धन के समय में। ये भारत में करीबन 10 वर्ष तक शासन किया था, 10 वर्ष तक भ्रमण किया था और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था।
इसकी यात्रा का विवरण सीयूपी नाम से मिलता है और इसे तीर्थ कुमारों का राजकुमार भी कहा जाता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। इत्सिंग जब 7वीं शताब्दी में आता है और इसने यात्रा विवरण में नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मतविलीन हर्षवर्धन के समय में अभियान किया था और एवं इसकी चालुक्य चोल वंशकालीन में के प्रभाव इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें अब आते हैं अरबी शासक जो अरबी लेखक थे उनके बारे में, जिसमें अल-बरूनी सबसे प्रथम है। ये इसे अब्बू रहमान भी कहा जाता था और ये करीब मोहम्मद गजनवी के साथ में आया था। और इसके बारे में कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में भारत आया था। कहीं कहीं इसका कहीं स्पष्ट विवरण मिल जाए वो सबसे बेहतर रहता है। और इसके द्वारा किताब लिखी थी, किताबुल हिंद और किताबुल तहकीकात। और इसने संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसने भारतीय धर्म में आकर के इसने समाज, धर्म, रीतिवाज और गणितज्ञ की कई जानकारी इसने प्राप्त की थी। इसके अलावा सुलेमान आया था, सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था। देखो यहाँ और जो अल-बरूनी आया था वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। सुलेमान आया था भारत 9वीं शताब्दी में आया था और प्रत्यार पाल शासकों की जानकारी इसके सुलेमान से मिलती है। अल-मसूदी आया था 9 से 15 से लेकर के 9 से 16 के बीच में भारत की यात्रा की थी और बगदाद का यात्री था। राष्ट्रकूट और प्रत्यार शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इब्न बतूता आया था 13वीं शताब्दी 14 शताब्दी के लगभग और 14वीं शताब्दी में। इसकी किताबुर रहला, एक किताब है किताबुर रहला और ये 1333 में इसको दिल्ली का काजी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के में देखते हैं, इसमें अभिलेख आते हैं और अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख में देखेंगे बोगाज कोई अभी अभिलेख प्राप्त होता है जो कि 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। एशिया का मध्य एशिया के में स्थित है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु भारत में प्राचीनतम अभिलेख में अशोक के अभिलेख है, जिसे उसे प्रिय नाम दसी कहा जाता है। मास्की, गुजर्रा और पाइंडगुड़िया अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और इसके अलावा इसके जो अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मिक लिपियों का उपयोग किया गया है। अशोक के में 4 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मिक लिपि हैं और सबसे पुराना अशोकीय अभिलेख मिलते हैं। और इससे पहले प्राचीन मध्य एशिया का अभिलेख मिलता है भूगाजपाई, जिसमें अरुण, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों की परंपरा से जुड़े अन्य जानकारी में खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहनों का पुलमावी और नासिक अभिलेख और हर्षण द्वारा लिखित समुद्र का प्रयाग प्रशस्ति, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रत्याहार भोज का ग्वालियर अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के ऐना से प्राप्त होता है बारह प्रतिमा, जो कि हूण राजा तोड़मल के द्वारा विवरण दिया गया था। इसमें विसनगर विदिशा से यवन राजदूत हेलियोडोरस के गरुड़ अभिलेख का प्राप्त होता है। इसके अलावा मुद्राएं प्राप्त होती हैं, मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता है, जो भी 6वीं मुद्रा थी। सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानियों को जाता है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाणों को जाता है और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्त शासकों ने किए थे। इसके अलावा स्मारक और भवन है जिनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें देखें कि हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र से प्राप्त चंद्रगुप्त का राजमहल और घोषितराम आर्कमेंडू पांडिचेरी में और रोमन के बर्तन। उस समय मंदिर निर्माण का प्रचलित शैली नागर शैली थी, उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण में द्रविड़ शैली का प्रचलन था। दक्षिण पथ में मंदिर जो निर्माण है उसे नागर और द्रविड़ शैली दोनों में मिलते हैं और समावेश किया गया है। इसके अलावा बेसर शैली
का भी कुछ उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी में जावा में निर्मित बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ, इसके मूर्तियों में देखते हैं, मूर्तियाँ काफ़ी फेमस रही हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त मूर्ति है, जिसमें शंकर एक महिला की मूर्ति मिली है। और इसके अलावा मूर्ति में गंगा शैली मूर्ति, मथुरा शैली में मूर्ति, और गुप्त काल में विशेष ऊंचाइयाँ प्राप्त हुई हैं इससे मूर्तियों को। कुषाणकालीन मूर्तियों पर जहाँ विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, वहीं गुप्तकालीन मूर्तियों में स्वाभाविक उत्प्रेरक प्राप्त होता है। भरूच, बोधगया और सांची अमरावती में मिली मूर्तियाँ जन सामान्य के जीवन से अति सजीव और काफ़ी झांकियाँ प्रतुष्ट कर मतलब उनसे मिलती जुलती हैं। इसके अलावा चित्रकला में चित्रकला के देख लेते हैं। उस समय जीवन के बारे में जो भी जानकारी मिलती थी, उनके बारे में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अजंता की गुफाएँ, उसमें मानवीय जो सुंदरता को अभिव्यक्त किया गया है। इसके अलावा बाकी गुफाओं में भी चित्रकला का वर्णन मिलता है। और इसके अलावा जो अजंता की गुफा है, वहाँ पर एक माता व शिशु व मरणासन्न राजकुमारी की चित्रों के बारे में गुप्तकालीन कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण परिणाम मिलता है। ये इतिहास जानने की ज़रूरत के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा आगे देखेंगे।